हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसकी क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आपको उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आए तो उसके वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको अवश्य बता दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना, 3 संख्याओं का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले 12 का करते हैं। 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं? सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसके 12 के क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 15 को लिखेंगे। 3 पंजे क्या होता है? 15। 21 को भी इसी प्रकार लिखेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर इसमें 7 का भाग देंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 7। तो हम क्या ज्ञात कर रहे थे इसमें बच्चों? इसका HCF ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो लिखते हैं संख्या 12, 15 और 21 का HCF व LCM ज्ञात करने पर। तो लिखते हैं HCF 12, 15 व 21। तो HCF मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा? 3। अब इसका LCM ज्ञात करते हैं। LCM इसको सूत्र विधि द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्या 3 है और जो हमने आपको सूत्र बताया था वो केवल 2 संख्याओं के लिए वैध था। तो LCM निकालते हैं इसकी साधारण विधि द्वारा। 12, 15 और 21। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले आपको ये HCF लिख लेंगे इसमें। सबसे पहले 3। अब सभी संख्याओं में क्या बच्चों? सभी संख्याओं में जो बची हुई संख्या है उसकी उच्चतम घात लेंगे। जैसे 12 में 2 की पावर अधिकतम कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे। 15 में कौन सी संख्या बची हुई है? 5 बची हुई है और इसमें 7 बची हुई है। 5 लिख लेंगे और 7 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 चौका 20। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 5 गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें पहले, क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको? तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, ये एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है, तो आपकी जो आपके मार्क्स है वो एक भी नहीं काट सके इधर से। वरना क्या है, आप थ्योरी नहीं लिखोगे ना इसमें तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इसमें, क्योंकि ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये, क्योंकि सिंपल सा तो है ही। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों उतार लिया होगा आपने, तो आगे अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। संख्या 17, 23 व 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो बच्चों 17, 23 और 29 ये क्या है? ये तीनों ही क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड ही नहीं होता, क्योंकि इसमें स्वयं का और एक का ही तो भाग जाता है। इसलिए 17 को किस तरह लिख सकते हैं? 17 गुणा 1। 23 को किस तरह लिख सकते हैं? 23 गुणा 1। और 29 को कैसे लिख सकते हैं? 29 गुणा 1। तो इसका जो HCF होगा, तीनों में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं संख्या 17, 23 व 29 का HCF व LCM ज्ञात करने पर, तो इसका जो HCF होगा वो क्या आएगा? वो आएगा 1। और इसका LCM क्या आएगा? तीनों का पहले HCF और तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जो भी बची हुई संख्या उसकी उच्चतम घात का। ठीक है, तो LCM 17, 23 व 29। तो सबसे पहले HCF कितना है इसका? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई। फिर बची हुई संख्या कौन कौन सी है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 को इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 51, बचे 5। 17 दूना 34 और 5 39। तो 3 से 91 में 29 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 एकम 29, बचे 2। 29 नव्वा, 29 नाम का क्या होता है? 261 होता है। सॉरी, 261 ही होता है क्या? हाँ, 261 ही होता है। 29 नाम का 261 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 18 और 6 नहीं, 9 9 81, 8 9 दिन 18 और 8 18 8 8 26। 261 में 2 बचे, 261 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 263, बचे 26। तो 29 दिया 87। 87 में जैसे ही कितना जोड़ोगे? 26 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 113। तो ये आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उतार लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों उतार लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, दे रखा है HCF 306 और 657 बराबर कितना दे रखा है? 9। तो हमें दिया है और ज्ञात क्या करना है?
LCM 306,657 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दो संख्या दी हुई है, उसका HCF दिया हुआ है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? LCM इंटू HCF केवल ये दो संख्याओं के लिए वैध है, इंटू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं चूंकि दिया है कि HCF 306,657 बराबर क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। और दी हुई संख्या दी गई संख्या कौन कौन सी है? 306,657। फिर लिखना है यहाँ पर सूत्र। हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF होता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 306 इंटू 657। और हमारे पास HCF कितना था? HCF 306,657। हमें ज्ञात क्या करना था? LCM। ठीक है, 306 गुणा 657। अब ये जो HCF है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो HCF 306,657 बराबर LCM 306,657 या करके लिख सकते हैं। LCM 306,657 बराबर HCF का मान रख देंगे। HCF का मान क्या दे रखा अपने पास? 9। तो 9 का भाग देंगे, तो इसमें जैसे ही 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27, 3 बार। फिर बचे कितने? 3। तो 36 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ 657 गुणा 34। तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 20 और 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19। तो आपका जो आंसर आएगा वो है 22,338। ठीक है बच्चों, गुणा करना तो आपको आता होगा, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ईजी सा तो क्वेश्चन है बच्चों, बस इसमें क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमारे को आता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, बच्चों आगे बढ़ते हैं। उतार लो। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा आपने।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि स्पीड ज़्यादा हो तो बता देना बच्चों, ठीक है, कि सर स्पीड स्लो करो। कमेंट सेक्शन में कर देना जो भी दिक्कत है आपकी। और बच्चों रेगुलर क्लास लिया करो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन या बोर्ड पे करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत आए तो बता देना। और इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं जाएगा। और हम जैसे ही चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो आपको क्या है, इसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपकी जो भी मिस्टेक हो तो आप सुधार सको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांचना है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे आपके पास 6 की पावर n, अर्थात हमारे पास n का कोई ऐसा मान होना चाहिए कि जो 6 की पावर n का, जो कहने का मतलब ये है, जैसे आपके पास 6 की पावर n है तो n का एक ऐसा मान होना चाहिए कि जो इसका इकाई का अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि n का मान ऐसा है या नहीं, और है या नहीं, है ना। तो हम जानते हैं यदि इसका इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से भाज्य हो जाएगी। 5 से भाज्यता का नियम ये होता है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वो 5 से भाज्य हो जाएगा। लेकिन इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आएगा इसका, 2 गुणा 3, जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 और 3 दो ही अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि 5 अभाज्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए, जो कि है नहीं। तो इस वजह से ये जो संख्या होगी n की किसी भी मान के लिए इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। थ्योरी के रूप में लिखते हैं बच्चों, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तो वह 5 से भाज्य होगी। क्या होगी, 5 से भाज्य होगी, अर्थात 5 का उसमें पूरी तरह भाग जाएगा। लेकिन 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर पाँच से भाज्य होगी। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, तो उसमें 5 अभाज्य संख्या भी तो आनी चाहिए, तभी तो भाज्य होगा। तो लिखेंगे अर्थात 5 अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या 6 की पावर n संख्या में आएगी। अभाज्य संख्या उसमें मौजूद होगी, उसमें किसमें, 6 की पावर n में मौजूद होगी। हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 6 की पावर n को किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, ठीक है।
तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, यदि घात सेम हो और आधार अलग अलग हो तो जो घात है वो उसमें बट जाती है, बट गई, 2 की पावर n हो गया, 3 की पावर n हो गया। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें केवल 2 और 3 ही अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, 2 और 3 प्राप्त होती है और इसमें 5 अभाज्य संख्या आ ही नहीं रही, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, n के किसी भी मान के लिए n की 6 की पावर n जो होगी उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखते हैं 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 6 की पावर n में चूंकि लिख देंगे 6 की पावर n में समीकरण 1 से केवल 2 व 3 ही अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। और हमने माना क्या, था कि 5 संख्या उसमें मौजूद होगी, जबकि इसमें 2 और 3 ही प्राप्त हो रही है, तो हमारे द्वारा जो मानी गई परिकल्पना है वो क्या हो जाएगी, इसमें गलत हो जाएगी। तो n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n का जो इकाई अंक होगा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखते हैं क्योंकि 6 की पावर n समीकरण 1 से 6 की पावर n में समीकरण 1 से केवल 2 और 3 अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना, हम क्या माने थे, ये मान के चल रहे थे, हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना गलत है, अतः इससे सिद्ध होता है 6 की पावर n संख्या 6 की पावर n संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक बार और समझा देता हूं आपको। बच्चों दोबारा समझाता हूँ आपको। जैसे आपके पास ये संख्या दे रखी है 6 की पावर n, 6 की पावर n में जो इकाई का अंक है वो शून्य पर समाप्त होगा, तो हमें n का ऐसा मान ढूंढना है कि ये जो 6 की पावर n का जो इकाई का अंक हो जाए वो शून्य पर समाप्त हो जाए। अब शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक शून्य पर समाप्त होता है तो वो 100% किससे भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा, अर्थात उसमें क्या आना चाहिए, उसमें 5 अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो हम मान के चल लेते हैं पहले किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। हम मान के चल रहे हैं अर्थात उसमें 5 अभाज्य संख्या उसमें मौजूद होगी। लेकिन जैसे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त होते हैं, 2 और 3 ही प्राप्त होते हैं। हम मान के चल रहे थे कि उसमें 5 अभाज्य संख्या मौजूद होगी, जबकि हमारे पास आ क्या रहा है, इसमें केवल 2 और 3 ही अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमारे द्वारा जो मानी गई परिकल्पना है वो क्या होती है, गलत है इस समीकरण 1 से। तो इससे सिद्ध होता है जो 6 की पावर n संख्या है वो क्या होनी चाहिए, उसका इकाई का अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि आपको फिर भी दिक्कत है तो आप
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास जैसी होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे या बता देंगे, आपका जो भी डाउट होगा अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्याख्या कीजिए। एक मिनट रुकिए बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5। हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो हमने आपको भाज्य संख्या की डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने आपको कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का विभाग जाए। बताया था जैसे 36 मान लेते हैं अपने पास या 18 मान लेते हैं। 18 में 18 का विभाग जाता है, फिर 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, फिर इसमें डायरेक्ट 6 का भी जाता है, फिर 9 का भी जाता है। तो ये संख्या क्या हो जाती है? भाज्य संख्या। तो यही सिद्ध करना है कि ये संख्या भाज्य संख्या है और ये संख्या भी भाज्य संख्या है। लेकिन प्रूफ बताना है कि क्यों है ये भाज्य संख्या। तो लिखते हैं हल। संख्या कौन सी है? 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 13 को गुणा करके 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि 13 गुणा 13 गुणा 1 करेंगे तो 13 ही आएगा। तो दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे? इसमें से इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन, 13 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। 13 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसमें कौन कौन सी संख्या बचेगी? 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 सॉरी। और इसमें कौन सी संख्या बचेगी? ओनली फॉर 1 बचेगी। ठीक है, तो 11 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78। 1 मिनट रुकिए बच्चों। तो बच्चों आगे लिखते हैं कि 11 गुणा 7 कितना करेंगे? 77। 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। तो ये कोई अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी। अब संख्या में क्या है? 13 का भी भाग जा रहा है और 78 का भाग जा रहा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। 13 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? 13 × 104, 13 7 91, 91 और 10 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। अब क्या है? 101 में देखिए 13 का भी भाग जा रहा है, 78 का भी जा रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या की डेफिनेशन से तो हम लिखेंगे 1014 में 13 व 78 का भाग पूरी तरह चला जाता है, पूरी तरह जाता है।
अर्थात विभाज्य है। और ये किसकी डेफिनेशन है? भाज्य संख्या की डेफिनेशन है, भाज्य है, इसलिए 1014 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किस किस का भाग जा रहा है? 13 का भी भाग जा रहा है और 78 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, ये और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो क्या है इसमें? संख्या 13 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब 5 को गुणा 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 ही आएगा। तो दोनों में से इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी 5 आ रहा है, तो दोनों में से क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 1। तो कैसे ले सकते हैं इसको? तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पंजे 120 होता है, 24 छिक्की 144 होगा। तो 7 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 144। तो हम लिखेंगे चूँकि दी गई संख्या में 5, 17 व 144 का भाग पूरी तरह जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।